आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के महत्व पर। और इससे पहले अगर हम देखें राजनीतिक सिद्धांत पर, अभी तक हमने वैसे 2 वीडियो को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने बात की थी राजनीतिक सिद्धांत की डेफिनेशन पर और राजनीतिक सिद्धांत के अगर हम मीनिंग पर भी देखें वो सब कुछ हमने कंप्लीट किया है। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और राजनीतिक क्या है और सिद्धांत क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल एंड व्हाट इज थ्योरी, तो वो सारा कुछ हमने कंप्लीट किया है। और इसके जो सेकंड पार्ट पर हमने बात की थी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आखिर राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है, और इसकी ही सेकंड पार्ट में हम आज बात करेंगे। और जिसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इट मीन्स राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। और महत्व को हम जानते हैं। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इम्पोर्टेंस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ में अगर हम देखें इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं तो उसको जब हम क्लियर करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जानें राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य पहलू क्या हैं। इट मीन्स जब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस को क्लियर करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी ये भी है कि हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता, आखिर राजनीतिक सिद्धांत का हम यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं। और इसी में हम बात करते हैं राजनीतिक दर्शन। इट मीन्स फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस की हम बात करेंगे और सेकंड हम बात करेंगे पॉलिटिकल फिलोसफी। तो दोनों को आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, आखिर राजनीति विज्ञान क्या है। अगर हम देखते हैं वैसे इसके अलग अलग भी हम कह सकते हैं, इसको हम राज्य, ठीक है ना, और हम कहें नगर राज्य की हम बात कर सकते हैं, राज्य या नगर को लेकर। और विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन, एडवांस सिस्टमैटिक स्टडी की हम बात कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी किया जाता है किसका, हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक स्टडी टू सिटी एंड स्टेट। चलिए ये तो हो गया पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग। लेकिन हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, इट मीन्स राजनीति। और राजनीति की जब हम बात करते हैं तो हमारे लाइफ में हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया जाता है, बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट रोल की हम बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी देखते हैं कि अगर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट तो है हमारे लाइफ में, लेकिन अगर हम देखें साइंटिफिक मेथड को भी हम बात कर सकते हैं। इट मीन्स जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। और वैज्ञानिक पद्धति में अगर हम देखते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे जो अलग अलग साइंटिफिक मेथड होते हैं उन सभी का भी स्टडी करते हैं। और बहुत सारी जो भी साइंटिफिक मेथड्स होती हैं तो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं अलग अलग, उन सभी को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं प्रॉब्लम्स का। और लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम का एनालिसिस करना होता है कि प्रॉब्लम किस वजह से है, किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह के साइंटिफिक मेथड्स को हम वैज्ञानिक पद्धतियों को अप्लाई करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं उन सभी को अंडरस्टैंड करने में और उन प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी हेल्प कौन करता है, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस करता है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें जियोलॉजी में, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं भूविज्ञान। जियोलॉजी में हम देखते हैं उसका काम क्या होता है, जो जियोलॉजिस्ट होता है, जो भूवैज्ञानिक होता है, उसका काम ये होता है कि जो अर्थक्वेक की हम बात करें, भूकंप क्यों आते हैं, क्या वजह है उसके पीछे, और उसकी वजह जानने के लिए रिसर्च किया जाता है। और हमें भी देखते हैं किस तरह के एफर्ट्स कौन कर रहा है। जियोलॉजी को लेकर हम बात करें, भूकंप के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन कौन करता है, जियोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में इट मीन्स राजनीति विज्ञान में क्या होता है, हम कह सकते हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट की बात कर सकते हैं। इट मीन्स संघर्ष भी होते हैं और कंटिन्यू हम देखते हैं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलते रहते हैं। वायलेंस की हम बात करते हैं, हिंसा और संघर्ष, इन सभी को हम देखते हैं स्टेट में कंटिन्यू होते रहते हैं। लेकिन अगर हम इन कॉन्फ्लिक्ट को हम बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट को हम प्रॉपर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सडनली तो स्टार्ट नहीं होते हैं, उसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है। वायलेंस की जब हम बात करते हैं, वायलेंस के पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो सारा एक हमने बात कर सकते हैं कि एनालिसिस,
जब हम एनालिसिस करते हैं तभी हम उनको समझ सकते हैं, अदरवाइज उनको हम प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। चलिए अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हम देखते हैं आखिर पॉलिटिकल फिलोसफी का बेनिफिट क्या है। अगर हम देखें फिलोसफी हम बात करते हैं, दर्शन शास्त्र ही सभी कुछ। अगर हम देखें चाहे पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करते हैं, सोशल सिस्टम या किसी भी तरह का कोई सिस्टम, अगर वो आया है तो वो फिलोसफी से ही आया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फिलोसफी, तो पॉलिटिकल फिलोसफी में हम देख सकते हैं कि लंबे समय से बहुत सारा इस तरह का एक ट्रेंडिंग में रहा है। बहुत सारा एक सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, थॉट्स की हम बात कर सकते हैं। अगर हम देखें जो भी थॉट्स ट्रेंडिंग में रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि एट प्रेजेंट में हम बात करें, लंबे समय से, चाहे हम बात करें पास्ट में या फिर उसके बाद हम इन फ्यूचर में भी उन सभी थॉट्स को हम देख सकते हैं। लेकिन हमें भी देखें कि जब हम पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं तो युग युगांतर की बात की जा रही है, इट मीन्स जो पास्ट है हमारा, और लंबे समय से हम देखें पास्ट में बहुत सारे थॉट्स की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ की हम बात कर सकते हैं, विचारों की हम बात कर सकते हैं। तो उन सभी की अगर हम नॉलेज लेना चाहते हैं, उसको गेन करना चाहते हैं नॉलेज को, तो ज़रूरी है कि हम जो ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें, मानव जीवन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और उनको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी मेथड्स की हम बात कर सकते हैं। मेथड्स का हम क्या करते हैं, उन सभी से हमें गाइडेंस मिलता है। लेकिन हमें देख सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, और उसमें धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। लेकिन वो सब हम देख पाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और इसी के साथ में हम कहें पॉलिटिकल फिलोसफी का भी। तो दोनों का अगर हम कंबाइन कर लेते हैं दोनों को, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है ना, उसको हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसी से ही हम रिलेटेड आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस को लेकर, अगर हम सबसे पहले बात करें, आखिर इंपॉर्टेंस को हम क्लियर करने के लिए हम किस किस पॉइंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है, अगर हम देखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम ये भी देखते हैं, जैसे हमारी एक कह सकते हैं ह्यूमन नीड्स, मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, और वो चाहता है कि मेरा लाइफ बहुत ही अच्छे से हो, या मेरा लाइफ कैसे बेहतर बने। उसकी एफर्ट्स के लिए बहुत सारे हम देखते हैं सिस्टम में भी बदलाव होते हैं। और हमेशा अगर हम देखते हैं मोनार्की सिस्टम, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, ठीक है ना, एक मोनार्की सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम बात करते हैं, और उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। चाहे हम फिर डिक्टेटरशिप की बात करें या फिर मिलिटेंसी, सैनिक तानाशाही की हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा एक सिस्टम कंटिन्यू चलता ही रहता है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं बदलाव? अगर हम किसी एक पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाएंगे, सपोज करें इस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर हमें जो हम कह सकते हैं न्यू इन्वेंशन की हम बात करें, जो नए आविष्कार होते हैं, फिर उनकी आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है ना। फिर हम ये कह सकते हैं अगर हम इस सेकंड पॉइंट पर ही स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है ना, तो भी जरूरी नहीं है कि हम सभी सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो धीरे धीरे ये एक चक्र चलता रहता है। जैसे हम एक क्लॉक का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना, तो ये सिस्टम एक हमेशा ऐसे चलता ही रहता है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक ह्यूमन की हम बात करें, एक मानव, वो चाहता है कि मेरी जो लाइफ है वो कैसे अच्छे से अच्छी बन पाए, उसके लिए हमेशा प्रयास में रहता ही है। तो हम बात कर सकते हैं, आखिर जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आखिर राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, तो उसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम देखें, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, राज्य सरकार की प्रकृति तथा उद्देश्यों का क्रमबद्ध अध्ययन उपलब्ध करवाते हैं। कौन कराते हैं? राजनीतिक सिद्धांत। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस फर्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। इट मीन्स बात की जा रही है प्रोवाइड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। चलिए, लेकिन अब जरूरी है कि आखिर राज्य सरकार, स्टेट और गवर्नमेंट की बात की जा रही है। इट मीन्स स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास हम कह सकते हैं उनकी भी अपनी एक नेचर होती है। अगर हम बात करें, जैसे स्टेट का अपना एक नेचर होता है, गवर्नमेंट का भी अपना नेचर होता है। जैसे स्टेट की हम बात करें, वैसे तो हम जनरली जानते हैं स्टेट 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और गवर्नमेंट 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आखिर स्टेट के, गवर्नमेंट के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने कुछ उद्देश्य होते हैं।
और अगर हम देखते हैं स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव को हम कहें कि सक्सेसफुल करना चाहता है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है उनको कंप्लीट करना चाहता है या उसमें सक्सेस होना चाहता है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर उसको सिस्टमैटिक नॉलेज वो कहाँ से मिल रही है, पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से उसको मिल पाती है। लेकिन अब धीरे धीरे अब ये सोचने का हम माइंड में सोचने लग जाते हैं कि आखिर स्टेट और गवर्नमेंट की बात की जा रही है, नेचर पर भी बात की जा रही है। अगर हम देखें स्टेट का एक जैसा नेचर बिल्कुल भी नहीं रहता है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। जैसे स्टेट में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं उसमें भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। चलिए, लेकिन हमें देख सकते हैं कि अगर हम स्टेट में चाहते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो उनको फुलफिल करना चाहते हैं, अगर उनको सफल हम बनाना चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारे, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प तो चाहिए चाहिए। लेकिन अब आगे आते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत। आखिर ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर रिवोल्यूशन इन आवर हिस्ट्री। चलिए, लेकिन अब हम देखें आखिर सोशल रिफॉर्म की हम बात कर सकते हैं, सामाजिक सुधार, या हम कहें रिवोल्यूशनरी मेथड्स की हम बात करें, या क्रांतिकारी, ठीक है ना, या क्रांतिकारी तरीकों में परिवर्तन संबंधी सुधार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन हमें देख सकते हैं आखिर हम देखें, हम जैसे हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते चाहे किसी भी तरह का कोई सिस्टम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार होने चाहिए। लेकिन सामाजिक सुधार होने के साथ साथ में हमें कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, हम कह सकते हैं ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट और हम कहें स्टेट और गवर्नमेंट तक ही सीमित है और उन सभी के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाते नहीं। ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत भी पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से हो पाता है। जैसे हमने बात की सोशल रिफॉर्म की, हमने बात की, और रिवोल्यूशनरी मेथड्स की हमने बात की कि क्रांतिकारी या फिर हम कहें सोशल रिफॉर्म, ठीक है ना, सामाजिक सुधार और क्रांतिकारी तरीकों, तो उसमें हम कह सकते हैं कि सिद्धांत से ही हम हेल्प ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने जो भी स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी होते हैं, बहुत सारे स्टेट में हम देखते हैं, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं पर किसी न किसी थ्योरी को फॉलो कर रहे होता है, किसी न किसी तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि आखिर इस तरह की जो भी एक आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, सोशल में सोसाइटी में हम कहें सोशल रिफॉर्म की हम बात करें, सामाजिक सुधार, तो ऐसा कहाँ पर पॉसिबल है। डेमोक्रेसी में हम बात कर सकते हैं, लोकतंत्र की हम बात कर सकते हैं, ऐसा लोकतंत्र में पॉसिबल है। और इंडिविजुअल लिबर्टी की हम बात कर सकते हैं, हम जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इट मीन्स हर कोई चाहता है कि मेरे पास लिबर्टी हो, मेरे पास आज़ादी हो। और इसी में हम देखें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरनेशनल जस्टिस की हम बात कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय होना चाहिए। लेकिन हमें देखें, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं किसी भी स्टेट को लेकर हम बात करें, उसके बाद स्टेट के जो पीपल्स होंगे वह चाहेंगे कि हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं अगर हम बैलेंस कर पाते हैं स्टेट को, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं और इस तरह के कंट्रीब्यूशन हम इंटरनेशनल लेवल पर भी दे सकते हैं। किसको लेकर, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को लेकर हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे यूएनओ बना है तो उसमें बहुत सारे जो कंट्रीज हैं हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो एक बैलेंस करने का एफर्ट्स करते हैं, सभी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। आखिर नेक्स्ट पॉइंट है क्या, उसमें हम देखें परिभाषिक शब्दावली का अर्थ निर्धारण और संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण। इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट। चलिए इसको समझें, आखिर डेफिनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट है क्या है। इस पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे हम देखते हैं जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पर बात करते हैं, और पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम फर्स्ट यूनिट में अगर हम देखते हैं स्पेशली बात की गई है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, आखिर राजनीतिक सिद्धांत है क्या, एंड इट्स रिलेवेंस की बात की जाती है, आखिर इसका जो प्रासंगिकता है वो क्या है। लेकिन हम ये भी देखें, आखिर इन सभी पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें भी देखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस को लेकर हम बात कर रहे हैं कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है क्या, तो उसमें हम देखिए आखिर बहुत सारी इस तरह की टर्मिनोलॉजी को हम बात कर सकते हैं। जैसे
हमने बात की है, बहुत सारे इस तरह के कंसेप्ट होते हैं, और जो सेकंड यूनिट में स्पेशली हम स्टडी भी कर रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं, जैसे लिबर्टी के साथ में हम देखें इक्वालिटी के बाद अगर हम देखते हैं राइट्स, ड्यूटीज, जस्टिस, अथॉरिटी, डेमोक्रेसी और नेशनलिटी, ऐसे बहुत सारे जो कंसेप्ट है हमारे लिए, जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं कि आखिर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, और राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी का, नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन हम ये जाने, अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प ना लें तो हम जो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितना उसको अच्छे से हम एलोबरेट कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प ना लें, पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से इसको ना अच्छे से समझ पाए, तो हो सकता है उसको हम इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जितना हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझा, आखिर जैसे हम लिबर्टी पर बात करते हैं कि लिबर्टी के भी 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेशन भी होती है, मीनिंग भी होता है, ठीक है ना, तो उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। इक्वालिटी को लेकर अगर हम बात करें, आखिर इक्वालिटी किस तरीके से हो सकती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो सकती है, सोशल इक्वालिटी की हम बात कर सकते हैं, और इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की हम बात कर सकते हैं, रिलीजियस इक्वालिटी की हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह का लेकर हम देखें बहुत सारे, और राइट्स पर जब हम आते हैं, राइट्स में भी बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें, यूएनओ बहुत सारे राइट्स को लेकर बात करता है, और टोटल हम कह सकते हैं अराउंड 30 तरह के अधिकारों पर वह बात करता है यूएनओ। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, उसमें भी 6 हम कह सकते हैं कि जिनको फंडामेंटल राइट्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना, तो 6 तरह के अधिकारों पर बात की जाती है। लेकिन ड्यूटीज़ को लेकर अगर हम बात करें, आखिर ड्यूटीज़ क्या हो सकते हैं, कोई ड्यूटीज़ के लिए हम कहें कर्तव्य के लिए कोई हमें बाध्य करता है, वो भी सब कुछ हम कहाँ पर जान पाते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में जान पाते हैं, इसलिए तो इसका इम्पोर्टेंस है। और जस्टिस की हम बात करते हैं, आखिर जस्टिस को लेकर हम क्या कुछ समझ सकते हैं, कितना कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जस्टिस के लेकर भी हम देखते हैं अलग अलग बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर हैं, बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन हम नेक्स्ट आते हैं अथॉरिटी की हम बात करें, आखिर सत्ता होती क्या है, और सत्ता की हम कह सकते हैं सत्ता का औचित्य की हम बात करें, लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, वो सब क्या होता है। डेमोक्रेसी पर आते हैं हम, आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी के क्या कुछ हम कह सकते हैं, मेरिट डिमेरिट्स की हम बात कर सकते हैं, और डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं उसका कुछ वाइडली बहुत ही विस्तार से, ठीक है ना, एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी अगर हम करना चाहते हैं तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी को हेल्प लेना ही होता है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो पाती है। नेशनलिटी के कंसेप्ट का अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारा कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सब क्या है, हम कह सकते हैं जिसको परिभाषिक शब्दावली का अर्थ निर्धारण और संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण, हमें क्लियरली जो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो पाता है। लेकिन हम जब पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प लेंगे, अदरवाइज हमें इतना कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। लेकिन हम यहाँ पर इन सभी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसको समझ भी पाते हैं, स्टडी भी कर पाते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, परस्पर सम्मान की बात की जा रही है। परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहन की बात की जा रही है। इट मीन्स एनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहन, इट मीन्स जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें हम देखते हैं कि परस्पर विचार विमर्श की बात की जा रही है। विचार विमर्श होता है, परिचर्चा होती है, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपस में हम कहते हैं जिसको कन्वर्सेशन हम कहें, ठीक है ना, या जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, आपस में जो चर्चा परिचर्चा होती है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है और किसको होता है। और हमें भी देखते हैं जब आपस में डिस्कशन होता है तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और अगर इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा तो हो सकता है कि उसमें जो समझने का, जो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर हम उसको ईजिली अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम उस पर डिस्कशन करें, ठीक है ना, या ग्रुप डिस्कशन करें। ऐसा भी हो सकता है 2 या 3 मेंबर का भी एक ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, या उससे ज़्यादा मेंबर में भी,
ठीक है ना, उस टॉपिक पर डिबेट हो सकती है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें, हमारा दृष्टिकोण, ठीक है ना, उसको समझने का एक प्रयास हम कर सकते हैं। लेकिन हमें देख सकते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होगा टॉलरेंस, टॉलरेंस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह का एक कंडीशन बन सकती है। सहिष्णुता, और हम बात करें ऑनर, सम्मान की हम बात करें, और सद्भावना, ठीक है ना, गुडविल, तो ये सारा एक कंडीशन बन सकती है। लेकिन किसके माध्यम से बन रही है, अगर हम बात कर रहे हैं टॉलरेंस लेवल पर, अगर हम बात करेंगे टॉलरेंस लेवल हाई होना चाहिए। कैसे हो सकता है, अगर हम एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, तो सब अगर हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसको कर पाएंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि हमारा टॉलरेंस लेवल भी इम्प्रूव हो पाएगा। और हम एक दूसरे के प्रति, अगर हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं अच्छे से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी होता है, या हम कहीं एक दूसरे को हम ऑनर की बात कर सकते हैं, सम्मान, और एक गुडविल की हम बात करेंगे सद्भावना, एक दूसरे में मेल जोल भी बढ़ेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा। ये सारा एक एफर्ट्स किया जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से, पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण। इट मीन्स अगर हम बात करें इंस्पिरेशन ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, इट मीन्स इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण। लेकिन आखिर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है, अगर हम देखते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, और उससे पहले हिस्ट्री को लेकर बात की जा रही है, इट मीन्स इतिहास, आखिर इतिहास से कोई बेनिफिट हो सकता है हमें। अगर हम देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने ऐड किए हैं, जैसे हम प्लेटो की अगर हम बात करें, ठीक है ना, आखिर जब हम प्लेटो की बात करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर की हम बात करते हैं, और जैसे हम देख पाते हैं कि प्लेटो ने एथेंस को अपना एक प्रॉपर, जो भी उन्होंने एक स्थान को सिलेक्ट किया कि मुझे एथेंस यूनान के बारे में जानना है, और उसको अच्छे से समझने के बाद कुछ अपना एक जो विजन है, एक दर्शन की हम बात करते हैं, वो भी देना है। लेकिन हमें देख सकते हैं कि प्लेटो, ऐसा तो नहीं कि प्लेटो एथेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, और अदर स्टेट कोई हो सकता है या तो कोई लोकेशन हो सकती है उसके बारे में ज़्यादा जानता है, नहीं। प्लेटो की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो प्लेटो एथेंस के बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी करता है। और फिर हम ये भी देखते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसके अपने कुछ विजन भी हैं, जिनको हम हाइपोथेटिक कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है अक्सर करके प्लेटो को। इट मीन्स काल्पनिक, बहुत सारा इस तरह का एक आइडिया जनरेट करता है। और फिलोसफर किंग को लेकर हम देख सकते हैं कि एक दार्शनिक राजा होना चाहिए, उसके पास अधिकार कैसे होने चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी बनाता है कि ये होना चाहिए। लेकिन हमें देखें, आखिर एथेंस के बारे में बात की गई है, लेकिन हम उसके बाद रूसों पर आते हैं। अगर हम देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर की हम बात करें, आखिर ये भी एक बड़ा दार्शनिक है रूसो, लेकिन वह बात करता है फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में जितना कुछ उसने समझा है, उसी के बेस पर उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनती है। लेकिन आखिर इस तरह के जो पॉलिटिकल फिलोसफर है, वो बताने का क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या कुछ उनका अपना विजन है, वो चाहते हैं जो कंडीशंस हैं, दैट मीन्स पीपल्स की जो भी कंडीशन है, उनकी जो थॉट है, जो भी उनकी थिंकिंग है, या जो भी उनकी सोच है, और जो भी वह कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि वह सोसाइटी के बारे में, ठीक है ना, जितने आम जनता जानती है उससे बहुत ज़्यादा एडवांस में वह सोच रखते हैं, समझते हैं। और उसके बारे में हमें भी कह सकते हैं कि कैसे सुधार हो सकता है, स्टेट में कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, जनता क्या सोच रही है, और क्या उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है स्टेट से। तो इस तरह के एफर्ट्स हम देखते हैं सारे। अगर हम देखते हैं, अगर कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफर है, अगर उसने किसी स्टेट के बारे में कुछ सोचा है, तो ऐसा नहीं है कि प्लेटो से पहले किसी ने नहीं सोचा है, नहीं। हमें कह सकते हैं कि इतिहास को अगर उन्होंने अच्छे से स्टडी किया है, तो इतिहास, हिस्ट्री उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और हमें भी देखते हैं, जितना भी इतिहास की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इतिहास को लेकर, हिस्ट्री को लेकर अगर अच्छे से समझ रखते हैं, तभी तो हम एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जो इतिहास में जो भी पहले पास्ट में जो भी कुछ घटित हो चुका है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में, या हम कहें एक सपोर्टर के रूप में, उसको एक सहायक के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं हो कि हम पास्ट में क्या कुछ हुआ है, और हम कहें कि हम पास्ट के बारे में कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
क्यों नहीं पॉसिबल है? जब हम पास्ट के बारे में कभी हमने पढ़ा भी नहीं है, किसी से सुना भी नहीं है, तो हम पास्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं? अगर गॉड है, भगवान है, तो फिर तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज एज ए ह्यूमन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम हेल्प लेते हैं किसकी? हिस्ट्री की। अगर हम हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमें हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं धीरे धीरे जब इस तरह के एफर्ट्स होते हैं हिस्ट्री में, क्या कुछ किस तरह का सिस्टम चाहिए, किस तरह के रूल रेगुलेशन चाहिए, किस तरह का लॉ चाहिए, कानून चाहिए, तो हम देख सकते हैं ब्रिटेन इस तरह का एक सिस्टम में एक एफर्ट्स करता है। और एफर्ट्स करने के बाद हम देखते हैं विधि का शासन, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो इस तरह का एक एफर्ट्स किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, कानून को लेकर सबसे पहले ब्रिटेन ने ही बात की है, उससे पहले कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कानून भी कुछ काम कर पाता है, कानून के कोई बेनिफिट है, नहीं, उससे पहले भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और उसके बाद एक यूएसए का एग्जांपल हमने लिया है कि यूएसए में अगर हम बात करते हैं शक्ति का पृथक्करण, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, कि शक्तियों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। जैसे हम बात कर सकते हैं कि उसमें जैसे लेजिस्लेटिव, विधायिका के पास अपनी शक्तियाँ होनी चाहिए, और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के पास अलग शक्तियाँ होनी चाहिए, और अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, जो न्यायपालिका उसके पास अलग शक्तियाँ होनी चाहिए। सभी अपने अपने काम करें, किसी के काम में कोई दखलंदाजी, इंटरफेयर ना करे। तो ये सारा एक एफर्ट्स हम देख पाते हैं कि लंबे समय से चल रहा है सिस्टम में, लेकिन इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले हैं, तभी तो बात की जा रही है कि ये सिस्टम में होना चाहिए। अगर हम विधि के शासन की बात करते हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 14 भी इससे इफेक्टेड है, इससे प्रभावित है, ब्रिटेन से तो हमने लिया है विधि का शासन। तो ये हम देख सकते हैं कि हमें जो इतिहास है, ठीक है ना, हिस्ट्री है, उससे हेल्प लेते हैं और उसी के बेस पर एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करते चले जाते हैं। इट मीन्स इससे बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा हम देख सकते हैं सामाजिक पुनर्निर्माण। इट मीन्स सोशल रिकंस्ट्रक्शन, समाज का फिर से निर्माण होता है। कैसे होता है निर्माण? जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कंडीशन है सोसाइटी की, उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं, हम सुधार कर सकते हैं। इट मीन्स पुनर्निर्माण कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। उसके बाद सोच को लेकर भी, सोच भी हम सुधार सकते हैं, उसमें भी एफर्ट्स किए जा सकते हैं। जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी पब्लिक एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें और भी कुछ बेटर हम, जो आशाएं या उम्मीद है, वो भी उसमें कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास। इसमें हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को समझने। इट मीन्स अगर हम देखें सामाजिक और आर्थिक, या हम कहें सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर हम बात करते हैं, अगर हम प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और समझने के साथ साथ में हमें भी देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी को अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी या स्टेट की अगर हम बात करें, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। समस्याएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। अगर हम देखें बहुत सारे सोशल इशू हो सकते हैं। अगर हम देखें सबसे बड़े जो करंट में हमारे सामने बहुत सारे, किसी भी तरह का कोई भी कंट्री है, चाहे वो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इट मीन्स विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश, किसी भी तरह का कोई भी देश है, ठीक है ना। भले ही हम कहें कि डेवलप जो कंट्री होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनमें पॉवर्टी का जो एक हम कहें जो भी परसेंटेज है, रेशियो, वो काफ़ी कम होता है। लेकिन वायलेंस की अगर हम बात करें, वायलेंस, ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पर वायलेंस कभी ना होता हो, ठीक है ना। करप्शन की हम बात करें, भ्रष्टाचार, कास्टिज्म, ठीक है ना। तो इस तरह का एक सिस्टम में हम देख सकते हैं। लेकिन हमें भी देखते हैं अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, वायलेंस, करप्शन, कास्टिज्म अगर बनी है, तो क्या है, सभी समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम इन समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं, इनका समाधान चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होगा। लेकिन इन प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड किससे कर सकते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है कि अगर हम चाहते हैं इन सभी का सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है ना, एक कोई अच्छा एक ऑल्टरनेट इट मीन्स कोई एक विकल्प अगर हम तलाश पाते हैं, तो हम अपने स्टेट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और बहुत ही बुलंदियों तक हम कहें पूरे विश्व में सबसे अच्छा देश बना सकते हैं। लेकिन हम कहें अगर कंटिन्यू प्रोसेस में ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, पॉवर्टी बनी रहेगी, वायलेंस का जो रेशियो परसेंटेज है वायलेंस ज़्यादा होता रहेगा, करप्शन के हम कहें करप्शन की जो घटनाएं हैं, करप्शन अगर कंटिन्यू हम देखें होता रहेगा, कास्टिज्म की हम बात कर सकते हैं, और भी ऐसा हो सकता है। अगर हम बात कर सकते हैं इसमें हम सांप्रदायिक दंगों को भी जोड़ सकते हैं, कम्युनल राइट्स,
तो अगर ये सारे एक सिस्टम में रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी हम देख सकते हैं। जैसे गरीबी में हम ये कहें कि गरीबी वजह होने की, गरीबी रहने की, या किसी भी स्टेट में पॉवर्टी का जो एक पॉवर्टी लाइन की हम बात करें, गरीबी रेखा का जो एक रेशियो परसेंटेज है वो बड़ा हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो किस तरह के डिसीजन ले पाते हैं। चलिए, लेकिन जैसे हमने अभी तक जो डिस्कस किया है कि आखिर सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। हम देख पाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक जो, जैसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझा है कि जैसे हम देखते हैं कि स्टेट को बेहतर बनाने के लिए, स्टेट को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझ सकते हैं, लेकिन किसके माध्यम से, पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से। तो उन सभी में यह हमारी हेल्प करता है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है, एट प्रेजेंट में भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा। इसलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को जितना भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं अपनी प्रॉब्लम को, उतना ही फास्ट रिमूव कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को डिस्कस किया और आशा है, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।